हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं विशाखा तिवारी आपके लिए लेकर के आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी फॉर हरियाणा टीजीटी पीजीटी और सीटेट सेकंड पेपर के लिए स्पेशली है बेटा ये। ठीक है, फर्स्ट पेपर वालों को भी देखने को मिल सकता है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर आप सेकंड पेपर सीटेट अगर तैयारी कर रहे हैं और हरियाणा टेट टीजीटी पीजीटी का, तो वो इसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो यस कमेंट करके ज़रूर भेजें, जिससे कि मैं आगे के क्वेश्चन को भी इतने ही या इससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँ, जिससे कि क्या हो कि आपका उस क्वेश्चन के साथ साथ वो टॉपिक भी आपका तैयार होते चले। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपका नवंबर में हरियाणा टेट आने वाला है और अब मुझे सीटेट लग रहा है दिसंबर में ही जाएगा। ठीक है, तो दिसंबर में सीटेट होगा, तो आपके पास क्या है कि टाइम बहुत कम है। इसलिए आप क्या करो कि साथ के साथ डिटेल में इसको आप करते चलोगे तो आपका वो टॉपिक भी तैयार होते चलेगा। चलिए, आपसे लास्ट टाइम बोल दूं बेटा, अगर ये आपको अच्छा लगता है चैनल तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये टोटली फ्री है, पेड बैच नहीं है इसमें कोई भी। आप इसमें डिटेल में और पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं फ्री में। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन दबा ले, जिससे आपको क्या कर ले कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया है। यहाँ आपको ध्यान देना है, नहीं दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट इंट्रोड्यूस बाय जीन पियाजे इन हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो अब आप इसमें देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा कि एसिमिलेशन उन्होंने दिया है, एकोमोडेशन भी दिया है, इक्विलिब्रेशन भी दिया है, आत्मसातीकरण दिया है, संविष्टीकरण दिया है, संतुलन दिया है, लेकिन क्या नहीं दिया है, सांकेतिक उन्होंने नहीं दिया है, सिंबॉलिक उन्होंने नहीं दिया है। तो हमारा नहीं पूछ रहा था, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन थर्ड सही है। चलिए अब हम इसको डिटेल में पूरा पढ़ लेते हैं कि और इन्होंने किस किस पदों पर विशेष बल दिया है, उसको भी देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने पियाजे ने ही बोला था कि बालक क्या है, बच्चे क्या है, जो बालक है वो नन्हे वैज्ञानिक हैं। ठीक है, इन्होंने ये एक बात ये बोली थी। फिर इन्होंने बोला था कि जो उनके बालक जो होता है, बालक के द्वारा जो अर्जित ज्ञान का भंडार होता है, वह विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलती रहती है, यानी मॉडिफाइड होती रहती हैं, उनकी अवस्थाओं में चेंजेज आते रहते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को ही संज्ञानात्मक सिद्धांत को ही क्या कहा है, विकासात्मक सिद्धांत भी कहा है। ठीक है, विकासात्मक सिद्धांत भी कहा है। और जबकि ये बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, यानी कि इन्होंने स्टेजेस के बारे में भी बोला है, इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आपको ये दोनों नाम याद होना चाहिए, विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था सिद्धांत, ये दोनों नाम आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, ये भी कहे जाते हैं। आगे चलिए देखते हैं। अब आइए इसमें देख लेते हैं कि पियाजे ने अपने जो उनका कॉग्निटिव थ्योरी था उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया। जैसे कि समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने इक्विलिब्रेशन के बारे में बताया था। इक्विलिब्रेशन यानी कि इक्विलिब्रियम किसके बीच, इक्विलिब्रेशन किसको बोलते हैं, जब डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम के बीच जब क्या हो जाए, डिसइक्विलिब्रियम मतलब कन्फ्यूजन, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, तो इन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रेशन मतलब साम्य धारणा बोलते हैं, साम्य धारणा। तो साम्य धारणा यानी कि इक्विलिब्रेशन जो होता है वो फिर दो पार्ट में इसको डिवाइड किए, एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। अब इन्होंने एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन जो हो रहा है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ये सब समझने के लिए बेटा बताते चल रही हूँ। ठीक है, कि कैसे कैसे डिवाइड होते चल रहा है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन मतलब होता क्या है, आप क्या समझते हो। इन्होंने एक और टर्म दिया था, स्कीमा, ये भी पूछ देता है बेटा। तो स्कीमा क्या होता है, जब आप नॉलेज को क्या होते हैं, मैं अपने दिमाग में कोई स्ट्रक्चर, आपने मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज का जब आपने दिमाग में स्ट्रक्चर बना लिया, वो क्या हो गया, हमारा स्कीमा हो गया। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है, आप इसको एकदम
अपने शब्दों में समझो, ठीक है। अपना शब्द जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। एसिमिलेशन मतलब अपनाना, कोई चीज़ आपने अपना लिया, ठीक है, वो एसिमिलेशन हो गया। एकोमोडेशन मतलब समायोजित कर लेना, यानी कि कोई चीज़ आपने क्या कर लिया, एसिमिलेट तो किया था, अपनाया तो था, लेकिन उसमें क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंजेज करके उसको समायोजित कर लिया, उसमें और चीज़ मिला लिया, एक चीज़ ऐड कर लिया, ठीक है। बात समझ रहे हो ना। एक चीज चलो इसको दिखाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। आपने इसको ऐड कर लिया कोई चीज, तो उस वो हो गया एकोमोडेशन। एसिमिलेशन मतलब सिर्फ जैसे था वैसे को अपना लिया, जैसे था उसको अपना लिया, एसिमिलेशन। लेकिन उसमें मॉडिफाई करके, थोड़ा सा चेंजेज करके उसमें समायोजित कर लिया, उसमें मिला लिया उस चीज़ को, इसके अलावा एक चीज़ और मिला लिया, तो वो क्या हो गया, एकोमोडेशन हो गया, ठीक है। तो इसको इंग्लिश वाले भी समझ लें। create a new schema and update a schema is called accommodation। और assimilation क्या होता है, enter a new information into a existing schema is called a assimilation, ठीक है। इसको हिंदी में भी मैं आपको समझा दी हूँ अच्छे से, अब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। जैसे मान लो एसिमिलेशन, आपने मैमल देखा कि हॉर्स और डॉग क्या है, मैमल है, ठीक है। हॉर्स और डॉग क्या है, मैमल है, लेकिन आपने जिब्रा देख लिया, तो अब आप कंफ्यूज हो गए, इक्विलिब्रियम में आ गए, डिसइक्विलिब्रियम में आ गए। आपने जिब्रा देखा, आप कंफ्यूज हो गए, सोचने लगे है क्या, आपकी मदर ने आपको बताया ये भी क्या है, एक मैमल ही है, तो आपने इसको एसिमिलेट, जैसे के तैसे इसको एसिमिलेट कर लिया, अपना लिया, यानी कि तीनों क्या हो गए, मैमल हो गए। लेकिन आपकी मदर ने फिर क्या किया, ठीक है, आपने जिब्रा देखा था, ठीक है। चलिए, आपने जेब्रा देखा, जिब्रा और हॉर्स दोनों को क्या बोल दिया, हॉर्स बोल दिया, क्योंकि आपने यहाँ एसिमुलेट किया था कि सारे मैमल है, तो आपने इसका नाम हॉर्स जाना, तो ये भी मैमल है, तो आपने इसको भी मैमल को हॉर्स बोल दिया। तब आपकी मदर ने आपको बताया कि नो, दिस इज हॉर्स और दैट इज जेब्रा। तो आपने क्या कर लिया, आपने इसको अपने इस हॉर्स के ज्ञान में इस जेब्रा वाले ज्ञान को समायोजित कर लिया, यानी इसको ऐड कर लिया। एक जानकारी आपके पास हॉर्स थी, दूसरा जिब्रा की ले ली, आपने उसको क्या कर ली, समायोजित कर ली, तो ये क्या हो गया, एकोमोडेशन हो गया, ठीक है। अब आप दोनों चीज़ समझ गए हो, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी को मैंने एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है, सिमुलेशन। जैसे कि डॉग को 4 पैर और इसको पहली बार देखा तो इसको डॉग बोला, तो वो सिमुलेट कर ली। लेकिन जैसे गाय को देखी तो 4 पैर और 2 आंखें, तो इसको भी डॉग बोल दी। तब मदर ने कहा नहीं ये डॉग नहीं, ये क्या है, काऊ है। तब आपने डॉग के साथ एक और क्या कर लिया, ऐड कर लिया, काऊ, यानी इसको भी आपने समायोजित कर लिया कि अच्छा ये डॉग है तो ये काऊ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एकोमोडेशन। इक्विलिब्रेशन आपको अच्छे से समझा दी थी आपने, दोनों में क्या कर लिया है, दोनों के बीच आपने इक्विलिब्रियम क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिस इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम के बीच का जो पोर्शन होता है ये इक्विलिब्रेशन होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको इसके अलावा और कुछ पद हैं उसको बता देती हूँ, ठीक है, जिस पर विशेष बल दिया था। हो सकता है कि इसके अलावा और पूछ दे तो आपको आना चाहिए। अनुकूलन हमारा एडेप्टेशन हो चुका था, आपको पता है। इक्विलिब्रेशन भी, साम्य धारणा भी हो चुका था। ये भी एक दिए थे, उन्होंने इस पद पर भी विशेष जोड़ दिया था, पियाजे ने, इन्होंने मतलब पियाजे ने। और एक था संरक्षण, ठीक है, इसको भी आप इंक्लूड कर लोगे। संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन, ठीक है। फिर संज्ञानात्मक संरचना, संज्ञानात्मक संरचना यानी कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यहाँ लिखूँ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद मानसिक क्रिया पर भी, मेंटल ऑपरेशन यानी कि मानसिक क्रिया पर भी इन्होंने जोड़ दिया था। ये सब टर्म उन्होंने दिया था, इन सब चीज़ों को आप लर्न कर लेना, क्योंकि हो सकता है अगली बार इन सब चीज़ों को बोल दे जो कि उसके अलावा है, क्रिया यानी मेंटल ऑपरेशन। फिर स्कीम्स उन्होंने दिया था, स्कीमा आपको पता ही, बता चुकी हूँ। अब एक और दिए थे विकेंद्रण, यहाँ पे लिख दो विकेंद्रण भी उन्होंने दिया था, ठीक है।
डिसेंटरिंग, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। ये सारे टर्म भी उसके अलावा इन्होंने दिया था। इन पदों पर भी उन्होंने विशेष बल दिया था। तो ये सब चीज़ें आप लर्न कर लेना बेटा, ये सब चीज़ें काम आ जाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट में बता देती हूँ कि उन्होंने कितनी स्टेजेस यानी अवस्थाएं दी थी, वो भी फटाफट कर लेते हैं। तो ये आपको एक शॉर्ट पियाजे का पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा, जिससे पियाजे से अगर ऐसा कुछ पूछता है तो आप उसको अच्छे से बता सको। चलिए देखिए, पियाजे को याद करने का तरीका, अगर आप भूल जाते हो कि उनकी अवस्थाएं कौन कौन सी थी, तो आपको याद करना है कि सबने पूरी की मूर्ति आपकी, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। ये जो उन्होंने पियाजे के अनुसार जो बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं थी, सब मतलब संवेदी प्रेरक जो कि 0 से 2 वर्ष होता है, पूरी मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है, मूर्ति मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है, आपकी मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष होती है। ये बेटा एज भी पूछ देता है, ठीक है, ये सारे एज भी पूछ देते हैं, इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर दी हूँ कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लें, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशंस, ये सारे हैं इनकी 4 अवस्थाएं, और फिर उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसको मैं डिटेल में नहीं बताती हूँ बेटा, क्योंकि हमारा ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं इसको डिटेल में, आप बोलोगे तो बता दूंगी, ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा रफ बता देती हूँ कि संवेदी पेशीय अवस्था जो हमारी जो सेंसरी मोटर था, उसको फिर इन्होंने 6 उप अवस्थाओं में बांटा था। तो 6 उप अवस्था जैसे सहज क्रिया, प्रमुख वृत्तीय, गौण वृत्तीय, गौण स्कीमेटा, तृतीय वृत्तीय, मानसिक सहयोग, ये सारी 6 अवस्थाओं में बांटा था। और जो हमारा ये प्री कॉन्सेप्चुअल है, इसको भी 2 में डिवाइड किया था। इसको प्री ऑपरेशनल को 2 में, प्री कॉन्सेप्चुअल और इंट्यूटिव, इसको भी जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 में, पूर्व संप्रत्यात्मक काल और अंतः प्रज्ञक काल, इन 2 में इन्होंने डिवाइड किया था। तो बेटा ऐसे ही ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं इसको इतने ही पर रोकती हूँ, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी सिद्धांत का उच्चतम स्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल इन हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग गिवन बाय गैने, ठीक है, गिवन बाय गैने। तो इसमें देखिए इन्होंने ये जो अवस्थाएं दी थी, उसमें क्या था कि किसका हाईएस्ट लेवल पूछ रहा है, ठीक है, हाईएस्ट लेवल। तो हाईएस्ट लेवल कौन सा था, इसमें ऑप्शन वैसे हमारा सही है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, सबसे हाईएस्ट लेवल यही होता है। लेकिन आइए इसको फिर से देख लेते हैं डिटेल में। देखिए हायरार्की जो लर्निंग क्या है, उन्होंने ऐसे दिया था, दोनों मैं आपको बता दी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये क्या होता है कि इन्होंने कहा था कि ये चलता है सरल से जटिल की ओर, ठीक है, किधर से चलता है, सरल से जटिल की ओर। तो इन्होंने जो हायरार्की अपना दिया बनाया है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड, 8 दिया था, किसी किसी में 9 दिया है बेटा, तो इसमें मैंने 8 वाला लिया है, ठीक है। 4 को उन्होंने मोर टू बिहेवियरल एस्पेक्ट में यानी कि व्यवहारवाद से संबंधित किया था, और मोर टू 4 ऊपर वाले जो थे वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट से यानी संज्ञानवाद से संबंधित, इन्होंने 2 को संबंधित किया था। और ये कैसे जाता है, तो सरल से जटिल की ओर जाता है। तो सबसे छोटा वाला कौन सा है, सिग्नल लर्निंग, ठीक है, संकेत अधिगम। उसके बाद स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उसके बाद साइकोमोटर कनेक्शन लर्निंग, सरल श्रृंखला अधिगम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेद अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय अधिगम, प्रिंसिपल लर्निंग, सिद्धांत अधिगम,
प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान। आ गया ना हमारे हिसाब से हाईएस्ट पर, यही क्वेश्चन पूछा था। अगर मान लो लोएस्ट का पूछता है तो संकेत अधिगम हम लिखेंगे। अगर मान लो पूछ लेता है कि व्यवहारवाद से संबंधित क्या है या फिर संज्ञानवाद से संबंधित इनके क्या हैं, तो वो भी आपको इससे पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए उनकी कुछ बातें जो उन्होंने कथन कही हैं, किसने, गैने ने जो कथन कही हैं उनको भी देख लेते हैं। उन्होंने कथन दिया था, कथन भी पूछ लेता है बेटा। ठीक है, उन्होंने ये जो डिफिनीशन पूछता है, ये डिफिनीशन आपको लर्न होना चाहिए। ये गैने का डिफिनीशन है। अधिगम मानव संस्कार एवं क्षमता में परिवर्तन है। अधिगम क्या है? मानव संस्कार एवं क्षमता, यानी कि मानव में जो संस्कार आते हैं या क्षमता में परिवर्तन जो होता है, जो कुछ समय तक धारण किया जाता है तथा जो केवल वृद्धि की प्रक्रियाओं के ऊपर ही आरोप्य नहीं है। तो इन्होंने इसको क्या गैने ने परिभाषित किया था। ठीक है, उसके बाद गैग्रे के अनुसार, इसको कुछ लोग गैने बोलते हैं, कुछ लोग गैग्रे बोलते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको अलग अलग नाम इनके मिलेंगे, लेकिन दोनों नाम इन्हीं के हैं। गैग्रे कहो, गैने कहो, कुछ भी कहो। गैग्रे के अनुसार अधिगम की 5 श्रेणियां हैं। अधिगम की 5 श्रेणियां हैं। ठीक है, मौखिक जानकारी, बौद्धिक कौशल, संज्ञानात्मक रणनीतियाँ, अभिवृत्ति, गामक कौशल। तो अब मौखिक जानकारी में जैसे वर्णमाला सीखना, क्लीन कर लेती हूँ इसको। ठीक है, मौखिक जानकारी में उदाहरण के लिए वर्णमाला सीखना। बौद्धिक में जोड़ना व घटाना, बुद्धि से रिलेटेड हो गया ना, जोड़ और घटा रहे हो तो। संज्ञानात्मक रणनीतियाँ, आगमन और निगमन तर्क चुंबक की क्रिया की खोज, यानी संज्ञान, यानी आपने अपने दिमाग को लगाया, उससे रणनीति बनाई। ठीक है, अभिवृत्ति, किताब पढ़ने के बारे में व्यक्ति को कैसा महसूस होता है। गामक कौशल, बंधन बटन। ठीक है, अब आइए इनके कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो कि हम देख लेते हैं सिर्फ। ठीक है, ये चीज़ें आपको हो सकता है कि कभी कभार पूछ दे, लेकिन जानकारी के लिए आप ले लीजिए। गैग्रे ने 1956 में मानसिक प्रक्रिया की जटिलता के आधार पर सरल से जटिल तक सीखने की विभिन्न स्थितियों या स्तरों का विश्लेषण करने की प्रणाली का सुझाव दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो सरल से जटिल, एक सेकेंड, यहाँ पे जो सरल से जटिल तक सीखने की विभिन्न स्थितियों या स्तरों का विश्लेषण करने की प्रणाली का सुझाव दिया। गैग्रे के अनुसार पदानुक्रम में सीखने का उच्चतर आदेश निचले स्तर पर बनाया गया है। सीखने का, ठीक है, पदानुक्रम में जो हम हायरार्की देखे हैं उसमें सीखने का उच्चतर आदेश निचले स्तर पर बनाया गया, यानी सीखने का जो उच्चतर आदेश है, आप यानी कि कोई भी चीज़ सीखते हो तो वो निचला स्तर पर बनाया जाता है। जैसे आप मान लो कि आज रीडिंग अच्छा कर रहे हो तो एफ और एप्पल आपने कहाँ पढ़ा है? निचले स्तर पर ही पढ़ा है। ठीक है, सफलतापूर्वक प्रगति के लिए पिछले ज्ञान की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर आपने ए फॉर एप्पल या ए फॉर आंट इसको ऐसे बना के नहीं पढ़ा होता तो आज आपको सेंटेंस बनाने नहीं आता। ठीक है, अब इन्होंने कहा था कि जैसे समस्या सुलझाना संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतर स्तर होता है। ये तो क्वेश्चन में पूछा था। समस्या सुलझाने से विद्यार्थियों की क्षमताओं में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। ये भी पूछ सकता है कि किसने कहा था कि समस्या को सुलझाने से विद्यार्थियों की क्षमताओं में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। तो हम लिखेंगे गैग्रे या गैने, ये पूछ सकता है। ठीक है, इन्होंने एक और चीज़ क्या की थी कि ये जो है वह क्या नहीं, गैग्रे कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण और मल्टीमीडिया आधारित अधिगम के डिज़ाइन के लिए शिक्षण सिद्धांत की अवधारणाओं को लागू करने में शामिल रहे। ठीक है, गैग्रे के काम को कभी कभी गैग्रे धारणा के रूप में समझा जाता है। ठीक है, तो ये रहा आज हमारा, इतना ही पर मैं इसे रोकती हूँ बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको पूरा क्वेश्चन, जो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको डिटेल में समझाऊं तो यस करके कमेंट करें। ओके, थैंक यू।